नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोके सर्वसाहूढम् ईश सुरासुरमणुषिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं पडमामि वढ्यमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणान् दंसन् चरित तव वीरयारे ते सर्वे समगमपत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताडं सिद्धाडं तर्णमो गणहराणम् अज्झावैवगाढं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं दिशोद्धनसणाणपहाणा समं समासेज्य उपसम्पयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ चल रहा है। हाँ, सब आएगा, आज सारा ही प्रकरण आएगा क्योंकि वो वाली गाथा ही आज हमें पढ़ना है। तो प्रवचन सार जी ग्रंथ है, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार है और गाथा नंबर है 93 पेज नंबर है 170, अलग अलग है। गाथा नंबर 93। तो अभी तक जो सारी चर्चा चल रही थी वो सारी चर्चा चल रही थी गेयों के ज्ञान के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में। और आचार्य देव ने कहा था कि जो द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप समझेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसका ही संसार निकट आएगा, संसार का अंत। ये थोड़ी आवाज कम हो जाएगी इसकी। हाँ, अब ठीक है। आवाज आ रही है आपको? पीछे आवाज आ रही है? हाँ। तो जो पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में समझा आए हैं, उसके बाद आचार्य देव कहते हैं कि उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के विषय में कोई शंका ना रह जाए, वहां चारित्र की कोई कमजोरी ना रह जाए, इसलिए हम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की चर्चा करते हैं। हम ज्ञेयों की चर्चा करते हैं। ज्ञेय माने क्या? तो 6 द्रव्य। तो आज से जो चर्चा प्रारंभ होने वाली है वो 6 द्रव्य के संबंध में, उनके द्रव्य गुण और पर्याय की विशेष चर्चा होने वाली है। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर है 93 और 93 के ऊपर लिखी गई एक संस्कृत की पंक्ति है उत्थानी का। देखिए, अथ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनम तत्र पदार्थस्य सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम उपवर्णयति। अब क्या करने वाले हैं? अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को कहने वाले हैं। क्या है उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में? तत्र मतलब उसमें, वहां ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में पदार्थस्य, पदार्थ के,
सम्यक, सम्यक माने सत्य, सच्चा, सही, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या है भैया, एक शब्द में बोला जाए तो द्रव्य गुण पर्याय का सम्यक स्वरूप है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए मैं गाथा पाठ करता हूं यहां से, आप लोग दोहराएंगे। गाथा नंबर है 93। अथो खलु दव्वमो दव्वाणी गुण पगाणी भणी दाणी तेहिम पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ाहि पर समया। देखिए कितनी सुंदर बात कही। अंतिम पद क्या है, पज्जय मूढ़ाहि पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है, जिसको मात्र पर्याय का एकांत है, जिसे मात्र पर्याय की दृष्टि है, वो कौन है, पर समय है। पर समय माने कौन, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है, जो पर्यायों में मूढ़ है, जिन्हें सिर्फ पर्याय का पक्ष है, जो पर्याय के एकांत को ही ग्रहण करते हैं, मात्र पर्याय 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 पर्याय, मनुष्य की पर्याय हो अथवा आपके ज्ञान दर्शन की पर्याय हो, ये जो अपूर्ण पर्याय है ना, ये विभाव है ना, वो जो उन्हें ग्रहण करता है वो सब मिथ्या दृष्टि है। अब इससे ऊपर की बात करो, सारी पर्याय, बिल्कुल अभी हम एक एक पर्याय की चर्चा करने वाले हैं आगे टीका में। आचार्य देव, मैं आपको कह रहा था ना कठिनता पड़ेगी थोड़ी सी कहीं, वो यहीं आने वाली है। अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है भाई, अथो खलु दव्वमो। हमने पहले भी एक गाथा पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था उसमें, अर्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये चारों एकार्थवाची हैं। अर्थ कहो, द्रव्य कहो, गुण कहो, पर्याय कहो, ये चारों एकार्थवाची हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं, द्रव्य को पर्याय नहीं, द्रव्य को आप अर्थ कहो, या गुण को अर्थ कहो, या पर्याय को अर्थ कहो, तो चारों एकार्थवाची है। अर्थ मतलब क्या, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय भी होता है, अर्थ माने द्रव्य भी होता है, अर्थ माने गुण भी होता है, और अर्थ माने पर्याय भी होता है। ऐसी एक गाथा हमने पढ़ी थी पहले। अब यहां क्या कह रहे हैं, अथो खलु दव्वमो। नहीं, हमने जब अभी पिछली गाथा पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो अर्थ है, अर्थ के और क्या क्या नाम है, द्रव्य, गुण और पर्याय, ऐसा पढ़ा था। तो अर्थ आप द्रव्य के जगह पर भी यूज कर सकते हो, गुण के जगह पर भी यूज कर सकते हो, और पर्याय की जगह भी, अर्थ शब्द को। अब यहां क्या कह रहे हैं, अथो खलु दव्वमो। अर्थ जो है वह वास्तव में द्रव्यमय है। तो अब यहां कौन सा पक्ष लिया इन्होंने, द्रव्य वाला। अर्थ माने क्या, अर्थ माने द्रव्य, तो अर्थ वास्तव में द्रव्यमय है। अब ये द्रव्य कैसे होते हैं भैया, तो देखो, दव्वाणी गुणपगाणी भड़ेदाणी, ये जो द्रव्य होते हैं ये गुणमय होते हैं। द्रव्य किससे बने हैं, गुणों से बने हैं। गुणों के अलावा कोई द्रव्य होता है क्या, नहीं होता। ये सारी चर्चा हमने करी थी। एक गुण अपने द्रव्य को छोड़कर कहीं रहता है क्या, नहीं रहता है। द्रव्य बिना गुणों के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा, अर्थ वह द्रव्य है, और द्रव्य मतलब क्या, गुणात्मक, गुणमय, गुण रूप। तो गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता है। आगे देखो, तेहिम पुणोपज्जाया। अब द्रव्य की चर्चा हुई, गुणों की चर्चा हुई, और क्या कहते हैं, तेहिम। तेहिम माने उनकी, उनकी माने किनकी, द्रव्य और गुणों की क्या होती हैं, पर्याय होती हैं। तेहिम पुणोपज्जाया, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। फिर आचार्य देव कहते हैं कि उन जो पर्यायों में लीन है, जो पर्यायों में स्थित है, जो पर्याय में मूढ़ है, वो कौन है, वो परसमय है। समझ में आया, सरल गाथा है। एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं तो और स्पष्ट होगा। देखो,
अभी आएगी, सारी चर्चा आएगी, बहुत विस्तार से आएगी, मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। गुणात्मक है द्रव्य एवं अर्थ है सब द्रव्यमय, गुण द्रव्य से पर्याय पर्याय, मूढ़ ही है पर समय। देखिए यहां भी यही बात है कि भैया सारे द्रव्य गुणात्मक हैं और इन सारे द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। अब भैया का प्रश्न भी था कि भैया गुणों की पर्याय तो हमने सुनी है, स्पर्श गुण की पर्याय कौन कौन सी होती हैं भाई? रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये तो सुनी है। गंध की पर्याय होती है, सुगंध, दुर्गंध, कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण की भी होती है, चक्षु की भी होती है, 5 वर्ण होते हैं। तो ये सारी पर्याय तो सुनी है। ये किसकी पर्याय हैं? ये गुणों की पर्याय हैं भाई। पुद्गल के 4 गुण और उन स्पर्शन, रसना, गंध और वर्ण, ये 4 गुण पुद्गल के, और इन चारों गुणों की अपनी अपनी पर्याय होती हैं। तो गुणों की पर्याय तो हमें पता है, तो द्रव्य की भी कोई पर्याय होती है क्या भाई? गुणों की पर्याय हम जानते हैं, अभी हमने चर्चा करी ना। ऐसे ही ज्ञान गुण की पर्याय देखो आप, कौन सी होती है ज्ञान गुण की पर्याय? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। दर्शन गुण की पर्याय बताओ भाई। अरे दर्शन मतलब श्रद्धा गुण की, हाँ, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा गुण की ही तो पर्याय हैं। चारित्र गुण की पर्याय बताओ भाई। मोह, राग, द्वेष, उनके अभाव रूप वीतरागता, ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो क्या जीव द्रव्य की भी कोई पर्याय होती है? द्रव्य की पर्याय, क्या पुद्गल द्रव्य की कोई पर्याय है? ऐसा हमने कभी सुना आज तक? ऐसा होता है। गुणों की भी पर्याय होती हैं और द्रव्यों की भी पर्याय होती है। ये सारी चर्चा कहाँ आएगी? अब ये सारी चर्चा टीका में आने वाली है। क्यों आएगी ये सारी चर्चा? किसका विस्तार होगा? ये होगा पर्यायों का विस्तार, ये होगा अब पर्यायों का विस्तार। अब फिर आचार्य देव अंत में सावधान करेंगे कि ऐसी पर्यायों में यदि आप स्थित हो गए, यदि आप पर्याय में ही अटक गए, तो आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। ठीक है, अब चर्चा करें हम टीका की। देखिए समय कम है हमारे पास, टीका बहुत बड़ी है, 3 पेज की टीका है। मैं आपको पहले इसको हिंदी से समझा देता हूं, फिर हमें कहीं लगेगा तो हम अंत में, अंत के 3 लाइन तो मैं संस्कृत से ही पढ़ूंगा। पूरी टीका भी हम संस्कृत से पढ़ सकते थे, लेकिन समय अभी हमारे पास है नहीं, और कल दीवानगंज जाना है, तो कल प्रवचन होंगे नहीं, है ना? नहीं, कल दीवानगंज जाना है, तो इसीलिए ये वाली गाथा मेरा विचार है, अभी अपने पास है अभी समय, तो हम ये खत्म कर देंगे। सरल गाथा है, मैं आपको सीधा हिंदी से इसका अर्थ बता देता हूं। आप पहले अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद जहां हमें जरूरत होगी हम संस्कृत की पंक्तियां देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप पहले समझिए इस टीका में क्या है। मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं इसके अंदर क्या है, फिर हम इसका स्वाध्याय करेंगे। देखो आप समझो, सारे ग्रंथ मत देखना, मुझे देखो आप। बहुत सरल है। इसमें सबसे पहले क्या बात की गई है? ये संपूर्ण जितना भी विश्व है ये अर्थ है। अर्थ है माने क्या? द्रव्यमय है। द्रव्यमय है माने क्या? द्रव्यों से बना हुआ है। विश्व किसे कहते हैं भाई? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो संपूर्ण विश्व द्रव्य से निर्मित है। समझ में आया इतनी बात? एक स्टेप और आगे बढ़ते। अब द्रव्य कैसे होते हैं? तो आचार्य देव यहां द्रव्यों का स्वरूप बता रहे हैं। द्रव्यों का 2 प्रकार से स्वरूप बताया गया। अब थोड़ा सा सूक्ष्म विषय, विस्तार समुदायात्मक, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक, 2 शब्द हैं। सरल है, अभी आपको कठिन लग रहे हैं क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं, धीरे धीरे अभी आदत हो जाएगी। आप 2 चीजें याद रखो, विस्तार और आयत। ठीक है, इसमें तो कोई कठिनता नहीं है। हाँ, अब जो द्रव्य होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक। क्या होता है ये विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक? देखो, विस्तार, विस्तार माने क्या? फैलाव, फैलना। आप मेरी तरफ देखो तो आपको समझ में आएगा, ये हाथों के इशारों से मैं आपको समझा दूंगा। विस्तार मतलब होता है ऐसे फैलाना, विस्तार।
और आयत माने क्या होती है? लंबाई। तो आयत माने ऐसा। तो अब आप इस दुनिया में आसपास कहीं भी द्रव्य देखोगे ना, तो आपको दो प्रकार से द्रव्य दिखेंगे। ये देखने का नया दृष्टिकोण दे रहे हैं आचार्य। क्या है? विस्तार से द्रव्य दिखते हैं और आयत से द्रव्य दिखते हैं। विस्तार माने क्या? देखो, आंटी जी बैठी हैं, दादाजी बैठे हैं, एक और दादाजी बैठे हैं, एक और अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी हैं, अंकल जी। ये मैं ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे देखेंगे तो ऐसे चल रहा हूं ना। यहाँ कुर्सी है, ये कुर्सी है, लिफ्ट है, ये सीढ़ियां हैं, ये स्विच बोर्ड है, ये टेबल है, ऐसे चल रहा हूं ना मैं। ये विस्तार हो गया। समझ में आया आपको? विस्तार ऐसे। और एक होता अनेक द्रव्य। विस्तार माने आप समझिए, विस्तार माने आप समझिए अनेक द्रव्य होते हैं। अनेक द्रव्य माने विस्तार। समझ में आया भाई? विस्तार माने ऐसा, विस्तार। अब चलो ऊर्ध्व के पास। ऊर्ध्व माने ऊर्ध्व मतलब आयत। आयत मतलब लंबाई। तो कैसे होगा? अब एक द्रव्य पकड़ना और उसकी बात करेंगे। जैसे मैं हूं, तो अभी विस्तार में तो हमने आप सबकी बात कर ली। भिन्न भिन्न द्रव्य में विस्तार आता है और एक द्रव्य में ऊर्ध्वता, आयत आता है। कैसे आयत आता है? अब देखिए, मैं हूं, मेरे द्रव्य की बचपने की पर्याय, पहली पर्याय। मेरे ही द्रव्य की जवानी की पर्याय, दूसरी पर्याय। और मेरे ही द्रव्य की बुढ़ापे की पर्याय। समझ में आई ये तीन चीजें? तो एक द्रव्य की जब हम क्रमशः पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं, इसको तो कहते हैं आयत। अभी मैं सिर्फ दो ही शब्द समझा रहा हूं, विस्तार और आयत। ये क्योंकि आगे आएंगे दो चार बार, तो इसलिए दो ही शब्द समझा रहा हूं, विस्तार और आयत। विस्तार माने क्या? फैलाव। इसका दूसरा नाम परीक्षा मुख, जो न्याय का ग्रंथ है आचार्य माणिक्य नंदी का, उसमें उन्होंने चौथे परिच्छेद में इसका दूसरा नाम दिया है, वो है तिर्यक। तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य, उसमें दो शब्द हैं। तिर्यक माने क्या? तिरछा, टेढ़ा। तो तिर्यक माने विस्तार, फैलाव। तो भाई कभी आप द्रव्यों को देखो तो दो तरीके से देख सकते हो। एक तो ये ऐसे देख सकते हो, अथवा एक द्रव्य को पकड़ के उसके पर्याय देख सकते हो। तो वहां क्या कहा? वहां ऊर्ध्व सामान्य कहा। जो आयत के लिए शब्द है वो है ऊर्ध्वता। आयत के लिए कौन सा शब्द है? ऊर्ध्वता। ऊर्ध्वता माने नीचे से लेके ऊपर तक जाना। तो एक द्रव्य की अपेक्षा ऊर्ध्वता या आयत कहते हैं, और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा विस्तार या तिर्यक कहते हैं। समझ में आया आपको? सरल है यहां तक, कोई कठिनता तो नहीं है। एक द्रव्य में विस्तार नहीं होगा, अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। क्यों नहीं होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। और एक द्रव्य में ऊर्ध्वता ही क्यों है? क्योंकि, और मैं आपको सरलता से बता दूं तो अभी 1 मिनट में समझ में आएगा, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। समझ में आया? ये क्या है? ये ऊर्ध्वता है। ऊर्ध्वता है कि माने क्या? ये क्रम से चल रहा है भाई। 1 के बाद 2 नंबर आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये ऊपर बढ़ता जा रहा है ना। ऐसे ही क्रम से एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय के बाद तीसरी पर्याय, ये क्रम चलता जाता है। समझ में आया? तो विस्तार और आयत ये दो चीजें हैं। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं हम। लंबाई, हाँ, लंबाई ऊंचाई आप कह सकते हो, बिल्कुल सही है। हाँ, और ऊंचाई में या ऊर्ध्वता में या आयत में एक एक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय आएंगी। इतना समझ में आ गया? बिल्डिंग है, रोड पर बिल्डिंग है, तो अब आप ऊपर से रोड को देखो तो ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, तो ये विस्तार हो गया, ये तिर्यक हो गया। लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर चले गए आप, फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, ये हो गई ऊर्ध्वता, ये हो गई आयत, लंबाई। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं आगे सामान्य की। दो शब्द समझ में आए, विस्तार और आयत। विस्तार में 6 द्रव्य, हाँ, अभी आएगा, सब आएगा।
मैं अभी बताने वाला हूं ना आपको। हाँ, अभी आएगा। जिज्ञासा बहुत अच्छी है आप लोगों की, आप लोगों को विषय से आगे की जिज्ञासा रहती है, अच्छी बात है। आपको कम से कम शंकाएं तो खड़ी हो रही हैं। चलिए अब आप समझिए, अब मैं बात कर रहा हूं सामान्य की। दूसरा शब्द क्या है? सामान्य। विस्तार और आयत समझ में आ गया ना, तेरा और खड़ा, ऐसे आप इशारे से समझ जाओ। अब बात कर रहे हैं हम सामान्य की। अब ये समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि हमने क्या है, आज तक ऐसी चीजें सुनी पड़ी नहीं है, अनुभव नहीं किया, इसलिए कठिन पड़ सकता है। देखो अब मैं बात कर रहा हूं आपके बीच में सामान्य की। सामान्य माने क्या? सामान्य मतलब होता है जो सब में बराबर रूप से रहे। बराबर रूप से रहे माने क्या? द्रव्य। मतलब जब सामान्य और विशेष की चर्चा चलती है ना, तो सामान्य माने हम द्रव्य लेते हैं। द्रव्य समझ में आया? द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल, द्रव्य मात्र। सामान्य माने द्रव्य मात्र। और विशेष मतलब क्या? उस द्रव्य की पर्यायें। विशेष माने क्या? भेद। भेद माने पर्यायें। तो सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने उसी द्रव्य की पर्यायें। इतना समझ में आ गया? तो हमारे दो शब्द और हो गए, सामान्य और विशेष। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ मिलाना है। मिलाना है माने क्या? सबसे पहले विस्तार। विस्तार, विस्तार में जोड़ दीजिए सामान्य। मतलब क्या? छहों द्रव्य। विस्तार सामान्य की चर्चा चल रही, तब आप समझना कि यहां पर द्रव्य की चर्चा चल रही है। गुणों की चर्चा चल रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य है। सामान्य माने द्रव्य। गुण कभी सामान्य नहीं होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं। लेकिन द्रव्य में द्रव्यपना, उदाहरण देखो आप, जैसे परीक्षा मुक्त का उदाहरण देता हूं मैं आपको। रास्ते में जाते हैं, आपको गाय दिखती? गाय, कितनी सारी गाय दिखती है हमारे पीछे, और चले जाओ आप तो वहां गाय गाय दिखती है हमें। कितनी? काली गाय, चितकबरी गाय, सफेद गाय, भूरी गाय, सींग टूटी गाय, बड़े सींग की गाय, छोटी सींग की गाय, बछड़ा मतलब छोटी गाय, पुरुष गाय, महिला गाय, ऐसे हमको दिखते हैं। इतने सारे भेद दिखते गायों के। अब ऐसे चल रहा हूं ना मैं, ऐसे, इसका मतलब क्या है? ये विस्तार है, विस्तार। अब इसमें सामान्य क्या है? सब गाय 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 गाय, सब में गोपना सामान्य है। समझ में आया? महिला गाय मतलब स्त्री गाय। अरे गाय और भैंस, पुरुष महिला, वैसी महिला गाय। बैल और गाय, वो मैं भूल रहा था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग गाय का। समझ में आया आपको? गोपना, सब में गोपना सामान्य है। तो समझ में आया? दो चीजें हमने समझी, विस्तार। अच्छा यहां देख लीजिए, अंकल जी अंकल जी अंकल जी, दादाजी दादाजी, आप, मैं, तो हम सब विस्तार है। लेकिन हम में सामान्य क्या है? मनुष्यपना, जीवपना। तो जो जीवपना, चैतन्यपना या मनुष्यपना सामान्य है, ये द्रव्य है। जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य हम सबका, तो ये सामान्य हो गया। समझ में आया? तो हमने पर्यायों की चर्चा की क्या? अभी गुणों की चर्चा की क्या? हमने द्रव्यों की चर्चा की। ये पकड़ना पड़ेगा आपको, ये भेद डालना पड़ेगा कि द्रव्य और गुणों में भेद है, कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। तो ये समझ में आया? सामान्य, पहले तो विस्तार, और विस्तार में भी सामान्य। जैसे हम और उदाहरण, आप तो कितने उदाहरण ले लो। मिठाई की दुकान पे गए, 4 प्रकार की ऐसे मिठाई रखी हुई है, काजू कतली है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, चमचम है, 4 मिठाई। इनमें सामान्य क्या है? मीठापना सामान्य है इनमें। समझ में आया? विस्तार और विस्तार में भी समानता। और ले लो, कितने उदाहरण बना सकते हो? अब तो समझ में आ गया होगा आपको, अपने आप से आप उदाहरण बनाओ। भाई हम जंगल में गए घूमने, तो आम का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, बबूल का पेड़, और किसी का भी पेड़ ले लो, ये तो हो गया सामान्य, ये विस्तार। अब इसमें सामान्यपना क्या है? वृक्षत्व, पेड़पना, इसमें सामान्य है। तो ये ना ये गुणों की चर्चा है, ना ये पर्यायों की चर्चा है, ये किसकी चर्चा चल रही है? क्यों है ये द्रव्य? नहीं, द्रव्य क्यों है? सामान्य होने से। द्रव्य क्यों है? सामान्य होने से। सामान्य माने द्रव्य। समझ में आया आपको? तो विस्तार माने विस्तार और सामान्य माने द्रव्य। समझ में आया? अब चलो आगे, आयत सामान्य।
4 चीजें पढ़ी थी। अब बोर्ड होता तो मैं आपको पूरा चार्ट बना के भी समझा दूं, चौक भी होनी चाहिए ना इसकी, तो मैं आपको चार्ट बना के समझा दूंगा अभी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूं, आप समझो। विस्तार और आयत, सामान्य और विशेष। विस्तार के साथ अभी हमने सामान्य देख लिया, अब विस्तार के साथ हम चलो अब आयत के साथ सामान्य देखते हैं। समझ में आया? आयत के साथ सामान्य। आयत माने क्या? अभी हाँ, लंबाई हमने पढ़ा था अभी, ऊर्ध्वता। आयत माने लंबाई। अब थोड़ी सी बात कठिन पड़ेगी। क्यों कठिन पड़ेगी? क्योंकि अभी भैया आपने उदाहरण जो दिया था वो तो ये था कि आप बचपने में हो, आप जवानी में हो और आप बुढ़ापे में हो, तो ऐसी 3 पर्याय आपने पर्याय बताई थी। तो आयत में सामान्यपना कैसे आएगा? आयत में द्रव्यपना कैसे आएगा? अच्छा, बचपने में मैं था कि नहीं था, जवानी में मैं ही हूं कि नहीं हूं, बुढ़ापे में मैं ही रहूंगा कि नहीं, वो द्रव्य है ना, द्रव्य सामान्य है ना। तो आयत में भी कोई बिल्डिंग में आपने प्रवेश किया, आप चाहे पहली मंजिल पे चले जाओ, दूसरी मंजिल पे जाओ, तीसरी पे जाओ, चौथी, रहोगे उसी बिल्डिंग में ना, बिल्डिंग तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, तो वो सामान्य है। वो पर्याय है क्या? नहीं। वो गुण है क्या? नहीं। वो क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्यों है? क्योंकि वो सामान्य है। तो विस्तार सामान्य मतलब गाय, काली गाय, गोरी गाय, चितकबरी गाय, टूटे सींग की गाय, इन गायों में गोपना, ये तो हो गया विस्तार सामान्य। और एक गाय में गाय का बछड़ा, जवान गाय और बूढ़ी गाय, इन 3 अवस्थाओं में जो ध्रुवता पाई जा रही है वो कहलाती है आयत सामान्य। समझ में आया? बिल्कुल। उसी विस्तार में, अब विस्तार में सारे द्रव्य हैं, लेकिन आयत में एक द्रव्य है ना, एक द्रव्य की सारी पर्यायों में वो द्रव्य सामान्य है। अब आप लोग ये मत सोचना चर्चा क्या चल रही है, कि क्या आप टेढ़ा, तिरछा, खड़ा, ऊंचा, लंबा क्या पढ़ा रहे हो आप? गणित की कक्षा चल रही है क्या? नहीं, ये वस्तु व्यवस्था चल रही है। ये आपको द्रव्यों को देखने के एंगल की बात चल रही है। भाई आज तक हम द्रव्यों को कैसा देख रहे थे? ये द्रव्य मेरा है, ये द्रव्य में यदि मैं परिवर्तन करूंगा तो ही परिणमित होगा, नहीं तो परिणमित नहीं होगा। तो ऐसी मान्यताओं का निषेध प्रवचन सार में पहले कर आए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी सीमा है, वो सीमा में रह के ही परिणमन करेगा, आप उसमें कोई हेरफार नहीं कर सकते। नहीं, वो अलग जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान में जाता है, वो ध्रुवता में जाता है, वो अलग पक्ष है थोड़ा सा। आपको समझ में आया? तो उस मान्यता का खंडन तो पहले किया। अब यदि हम द्रव्यों के स्वरूप को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, कल चर्चा करी थी सुविधाएं मनुष्यों वाली और सम्यक दर्शन शेर वाला, वैसे ही यहां है। कैसा? कि आपको जब इतने सुयोग मिले हैं, आपको जब इतना ज्ञान का क्षयोपशम मिला है, आपको जब सारी परिस्थितियां अनुकूल मिली हैं, तो आपको द्रव्य व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था का भी सही ज्ञान होना चाहिए। एक पक्ष का ज्ञान हो वो सही नहीं है, इसलिए ये सारी चर्चा बार बार चल रही है। तो हमारे 2 शब्द हो गए, मतलब एक जोड़ा हो गया पूरा, विस्तार, आयत, सामान्य। विस्तार सामान्य माने द्रव्य और आयत सामान्य माने भी द्रव्य, क्योंकि वो समान है, सामान्यता है। अब चर्चा करते हैं हम विशेष की। ठीक है, विशेष रह गया था, सामान्य विशेष में विशेष, विशेष माने भेद, विशेष माने पर्याय, पर्याय। अब चर्चा करते हैं हम विस्तार विशेष की। ठीक है, विस्तार विशेष। विस्तार विशेष माने क्या? अब ये जो आंटी जी कह रही थी ना कि गुण भी तो विस्तार होते हैं, एक द्रव्य और एक द्रव्य में गुण होते हैं। गुणों का कोई क्रम होता है क्या? कि पहले श्रद्धा गुण रखा होगा कहीं, फिर चारित्र, फिर सुख कहीं, कोई क्रम नहीं है, ये अक्रम है। तो जहां अक्रमता की व्यवस्था है वहां विस्तार होता है। आप में कोई क्रम है क्या? अभी आपके बैठने में कोई क्रम थोड़ी ना है, कोई कहीं आके बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, कोई। लेकिन आप ऊर्ध्वता में जाते, आप आयत में जाते तो वहां क्रम आता।
आप किसी बिल्डिंग में प्रवेश वही उदाहरण करते तो वहां क्रम है, पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। समझ में आया? तो ऐसे ही अब चर्चा चल रही है विस्तार विशेष। विस्तार विशेष माने क्या? गुण। विशेष माने भेद, और भेद का नाम होता है गुण। तो विस्तार विशेष माने गुण। विस्तार मतलब गुणों में कोई क्रम नहीं होता है, वो अक्रम रूप से आत्मा में अथवा पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में रह रहे हैं, उनमें कोई क्रम नहीं होता है, इसलिए विस्तार। और विशेष माने भेद माने गुण। तो विस्तार विशेष से क्या लेना है? गुण लेना है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा वापस से। विस्तार सामान्य से क्या लेना है? द्रव्य। सामान्य सुन लिया आपने, द्रव्य। ऐसे ही आयत सामान्य से, उसमें भी द्रव्य आएगा। विस्तार विशेष से क्या लेना है? विस्तार विशेष गुण। विस्तार मतलब गुण। अब आता है आयत विशेष, चौथा। हमारे जो चौथा जोड़ा है वो है आयत विशेष का। आयत विशेष माने क्या लेना है? आयत विशेष माने लेना है पर्याय। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना पर्याय क्रम से होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती हैं। तो आयतता मतलब लंबाई, मतलब ऊर्ध्वता, एक के बाद दो नंबर, दो के बाद तीन नंबर, तीन के बाद चार, तो ये पर्याय। तो अब आप सोचो पर्याय का कौन सा जोड़ा है? आयत विशेष का जोड़ा है। आयत विशेष माने पर्याय, ठीक है। विस्तार विशेष माने विस्तार सामान्य माने आयत सामान्य माने आयत सामान्य द्रव्य। तो ऐसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आपको याद हो जाएगी। चार चीजें हो गई। आयत विशेष में आती है पर्याय। चलो मैं इन सब से पूछता हूं, आप ये उत्तर देंगे, इनका भी रिवीजन हो जाएगा। सुनिए, हाँ, अब मैं आपसे ही रिवीजन करवा लेता हूं, आपको वो चीजें याद भी हो जाएंगी, आपका विषय भी क्लियर हो जाएगा और भैया जी का प्रश्न है वो भी उत्तरित हो जाएगा। देखिए, आप बताना, मैं आपसे पूछता हूं क्या 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 है और फिर कारण भी पूछूंगा। सरल है, चार शब्द हैं, चारों के कारण है। सबसे पहले आप बताइए, सामान्य समुदाय विस्तार सामान्य, विस्तार सामान्य द्रव्य, ठीक है। क्यों होता है विस्तार सामान्य द्रव्य? सामान्य माने द्रव्य, बराबर, बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए विस्तार विशेष माने क्या होता है? गुण। विस्तार विशेष माने गुण, क्योंकि गुणों का कोई क्रम है क्या? नहीं है, इसलिए वो विस्तार हो गया। और विशेष माने भेद माने गुण, तो विस्तार विशेष गुण। अच्छा, अब मुझे बताइए आयत सामान्य माने क्या होता है? आयत सामान्य माने द्रव्य, एक द्रव्य, बहुत बढ़िया। और आयत विशेष पर्याय, एक द्रव्य की पर्याय। समझ में आ गया? चार चीजें हैं, चार जोड़े हैं। बस ये कठिनता क्यों लग रही थी? क्योंकि ये चार चीजें समझानी थी। यदि ये समझ में आ गई तो बहुत सरल, नहीं तो आचार्य देव अभी आगे गाथा में, टीका में इसका उदाहरण भी देंगे। समझ में आया? अच्छा, ये सारी बातें आपने भैया कर ली, इसका मतलब क्या है वो सब भी आएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी है, अब इसको हम टीका से जोड़ते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? देखिए, हमने चर्चा करी थी विश्व, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते, सबसे पहला हमारा यही बिंदु था चर्चा का। उसके बाद हमने चर्चा करी कि सामान्य विशेष आत्मक द्रव्य होते हैं। सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय। सामान्य कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, विस्तार और आयत। विशेष कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, सामान्य, विस्तार और आयत। समझ में आया? अब भैया इससे मतलब क्या है? इससे ये बात कहते हैं आचार्य कि ये जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य, ये सामान्य विशेषात्मक, ये आयत और विस्तार समुदायात्मक होते हैं। अभी तो यही चर्चा करी हमने, द्रव्य आयत और विस्तार समुदायात्मक होते हैं। अब ये जो गुण होते हैं ना, जो द्रव्यों में है, जिससे ये द्रव्य बने हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं विस्तार विशेषात्मक। तो विस्तार विशेष अपने आयत और विस्तार सामान्य से अलग नहीं रहता है।
मतलब सरल भाषा में गुण अपने द्रव्य से अलग नहीं रहते हैं, गुणात्मक होने से वह द्रव्य ही है। समझ में आया? इसके बाद हाँ, तो इन्हीं द्रव्य और गुणों की तेहिम पुणोपज्जाया, ऐसे ही सामान्य और विस्तार विशेष की पर्याय होती है। अब सामान्य मतलब द्रव्य की पर्याय होती है, विशेष माने गुणों की पर्याय होती है। अब द्रव्य की पर्याय और गुणों की पर्याय, इसको आचार्य देव कहते हैं द्रव्यों की अपनी पर्याय होती है, वो दो प्रकार की हैं। अच्छा, द्रव्य पर्याय की पहले परिभाषा देते हैं आचार्य। द्रव्य पर्याय माने क्या? आपका जो प्रश्न था भाई, द्रव्यों की भी पर्याय होती है क्या? बिल्कुल होती है। बहुत सरल परिभाषा आचार्य ने दी। वो कहते हैं अनेक पुद्गल द्रव्यों का समूह, वो क्या कहलाता है? द्रव्य पर्याय कहलाता है। फिर से, अनेक पुद्गल द्रव्यों का समूह द्रव्य पर्याय कहलाता है। जैसे अणु होते हैं ना, अणु एक अणु और दूसरा अणु, दो अणुओं को मिला दो, क्या बन जाता है? स्कंध बन जाता है। तो ये क्या कहला गया? ये द्रव्य पर्याय है। स्कंध कौन से गुण की पर्याय है? स्कंध जो होते हैं ना, ये स्कंध है, ये स्कंध है ना, स्कंध, रुमाल मेरा स्कंध है। ये आप बताओ कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। कौन से गुण की पर्याय है ये? नहीं, स्कंध कौन से गुण की पर्याय है? स्कंध कोई गुण की पर्याय नहीं है, स्कंध द्रव्य की पर्याय है। एक अणु प्लस दूसरा अणु और तीसरा, ऐसे अनंत असंख्यात अणुओं को मिलाकर एक स्कंध बना, और स्कंध द्रव्य पर्याय कहलाती है। समझ में आया? तो अभी आएगा, वो आगे आएगा। द्रव्य पर्याय समझ में आया? तो एक, दो या दो से अधिक पुद्गल द्रव्यों के समूह को द्रव्य पर्याय कहते हैं। और आगे मैं बताऊं आपको, तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में जब अजीव की चर्चा चल रही है, तो वहां पर एक सूत्र आया, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया आतप उद्योत वंतश्च। बताओ आप, ये शब्द है, शब्द है ना, शब्द कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। कौन से गुण की पर्याय है? कोई गुण की पर्याय नहीं है, ये द्रव्य की पर्याय है। चलिए और बताता हूं मैं आपको। शब्द बंध, वहां बंध में यही लिया, दो पुद्गल द्रव्यों का बंध, ये कोई गुण की पर्याय नहीं है, ये द्रव्य की पर्याय है। ऐसे ही आप बताओ, परछाई पड़ती है ना हमारी, कौन सा द्रव्य है भाई? ये माइक की यदि परछाई पड़े, कौन सा द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य है। कौन से गुण की पर्याय है? वो द्रव्य की पर्याय है। समझ में आया? तो द्रव्य पर्याय माने क्या? द्रव्य पर्याय माने दो पुद्गल द्रव्यों के समूह को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं, आप याद रखें, पुद्गल द्रव्य। दो जीव द्रव्य कभी मिलते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए द्रव्य पर्याय कभी भी जीव द्रव्यों की नहीं होगी, मात्र जीव द्रव्यों की नहीं होगी। दो धर्म द्रव्य कभी मिलते हैं क्या? होते ही नहीं है। धर्म द्रव्य तो एक ही होता है, ऐसे अधर्म एक होता है, आकाश एक होता है। तो सिर्फ पुद्गल की ही द्रव्य पर्याय होती है, क्योंकि स्कंध की व्यवस्था उसमें ही होती है। अब आचार्य देव कहते हैं द्रव्य पर्याय दो प्रकार की है। अब आपको सब याद आ जाएगा, समान जाति और असमान जाति। समान जाति में क्या आएगा? पुद्गल। जाति माने जड़ है ना, पुद्गल की जाति क्या है? जड़ है। तो समान जाति में जीव और जीव का कभी बंध नहीं होगा, जीव और जीव की कभी एक साथ पर्याय नहीं हो सकती। तो समान जाति द्रव्य पर्याय हमेशा पुद्गल की ही होगी। कैसे याद रखें ये सब? शब्द क्या है? समान जाति। जाति माने उसकी एक ही तरह के, एक ही प्रकार। तो एक ही प्रकार माने जड़, और समान मतलब समान, सेम क्वालिटी, सेम जाति। तो कौन से होते हैं सेम? वो पुद्गल होते हैं। असमान जाति, अगला दूसरा भेद, द्रव्य पर्याय का दूसरा भेद,
असमान जाति, असमान जाति पुद्गल और जीव की मिली हुई पर्याय, इसको कहते हैं असमान। असमान मतलब जो समान नहीं है, ऐसी अवस्था, जड़ और चेतन। जैसे मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच सब। जी चलिए, वो भी सरल, बहुत सरल हो जाएगा इसी से। इतना समझ में आया? पहले तो आप ये बताओ कहां से चर्चा चल रही है भैया? बार बार रिवीजन करवा देता हूं जिससे याद रहेगा। हाँ, विस्तार, आयत, सामान्य, विशेष। विस्तार सामान्य, आयत सामान्य द्रव्य, विस्तार विशेष गुण, आयत विशेष पर्याय। इसके बाद हमने चर्चा करी भैया द्रव्यों की पर्याय होती है कौन कौन सी? तो समान जाति और असमान जाति। समान जाति में एक पुद्गल और दूसरे पुद्गल को मिलाकर जो स्कंध बनते हैं वो हो गई समान जाति। असमान जाति माने जीव और पुद्गल को मिलाकर जो बातें। हाँ, तो हम सब की पर्याय कौन सी है? असमान जाति पर्याय है। इतना समझ में आया? अब हम गुण पर्याय की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम अर्थ व्यंजन पर्याय की चर्चा करेंगे। गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय हो गई। आयत माने होता है लंबाई, ऊर्ध्वता, क्रम। एक द्रव्य में घटेगा। चलिए कोई बात नहीं, द्रव्य पर्याय हो गई सबकी, कोई दिक्कत तो नहीं द्रव्य पर्याय में। चार्ट बनाना आप घर पे जाके आराम से, मजा आएगा। अभी समझा दूंगा मैं, अंतिम में वो भी बना दूंगा। हाँ आप आंटी जी, द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है। अब देखिए स्कंद ले लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, क्लियर हो जाएगा, बढ़िया। अब बात करते हैं गुण पर्याय की। द्रव्य पर्याय हो गई, अब बात करते हैं हम गुण पर्याय की। अब गुणों की पर्याय तो आपके लिए बहुत सरल है भाई। पुद्गल गुण पर्याय भी दो प्रकार की। पहले तो गुण पर्याय किसे कहते हैं? गुणों में होने वाले परिणमन को गुण पर्याय कहते हैं। ये तो सरल है भाई। स्पर्श गुण का परिणमन, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, कठोर, ठंडा, गर्म, ये तो हमें पता ही है। ज्ञान गुण का परिणमन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। चारित्र का सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र, राग द्वेष। और सुख का तो सुख में भी कम ज्यादातर होता है। तो ये सारे गुणों के परिणमन है। ये समझ में आया? गुण पर्याय तो बहुत सरल होती हैं। गुण पर्याय, गुणों के परिणमन को गुण पर्याय कहते हैं। समझ में आया? अब गुण पर्याय भी दो प्रकार की होती है। द्रव्य पर्याय कितने प्रकार की? दो प्रकार, समान जाति, असमान जाति। गुण पर्याय भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हाँ, स्वभाव पर्याय मतलब स्वभाव गुण पर्याय, और विभाव गुण पर्याय। मतलब क्या होता है भैया? स्वभाव पर्याय माने पूर्ण पर्याय, मतलब पूर्ण शुद्ध अवस्थाएं। पुद्गल की शुद्ध अवस्था कब होती है? परमाणु की, तो बराबर। धर्म अधर्म आकाश की कब होती है? ये तो हमेशा ही शुद्ध पर्याय है इनकी। तो जीव की शुद्ध पर्याय सिद्ध अवस्था, केवल ज्ञान ले लीजिए, सिद्ध अवस्था ले लीजिए, उसको क्या कहते हैं? स्वभाव पर्याय कहते हैं। अभी स्वभाव पर्याय इतना ही नहीं है। स्वभाव पर्याय माने षट गुण, हानि, वृद्धि, रूप, अभिभागी प्रतिच्छेदों का ज्यादा कम होना। समझ में आया? ये षटगुण, हानि, वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसको समझने के लिए अलग से बहुत कक्षाएं लगती हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रत्येक गुण में अपनी एक शक्ति होती है, तभी तो कार्य कर रहा है, शक्ति है। इस शक्ति में कम ज्यादा पना होता रहता है, तो प्रति समय होता रहता है। उसको कहते हैं षटगुणी हानि वृद्धि। ठीक है, इतना बस आप समझिए। तो ये होता है स्वभाव गुण पर्याय। षटगुणी हानि वृद्धि से ज्यादा सूक्ष्म स्वभाव इस गुण में कभी भी नहीं पाया जाता। सबसे सूक्ष्म स्वभाव देखना है ना आपको, तो षटगुणी हानि वृद्धि है। इसके अलावा और कुछ सबसे सूक्ष्म नहीं है। समझ में आया? ये केवल ज्ञान और ये अणु, ये सब तो स्थूल हैं, शुद्ध पर्याय हैं लेकिन स्थूल है। इसमें भी सूक्ष्म जाओगे तो षटगुणी हानि वृद्धि है। तो स्वभाव गुण पर्याय माने क्या? शुद्ध पर्याय, शुद्ध परिणमन। और विभाव गुण पर्याय माने क्या? अशुद्ध परिणमन। जैसे जीव के ज्ञान का मति ज्ञान अशुद्ध है ना, अपूर्ण है ना। अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
कि मन पर्याय ज्ञान ये सब अपूर्ण है। जैसे स्पर्श ले लो या वर्ण ले लो, वर्ण पुद्गल का वर्ण गुण, इसका अशुद्ध परिणमन कैसे होता है? भाई हरे वर्ण में पीला वर्ण मिला दिया तो वो और नीला अलग नया वर्ण बन गया, तो ये अशुद्ध परिणमन है। समझ में आया आपको? द्रव्य पर्याय 2, समान जाति असमान जाति। गुण पर्याय भी 2, स्वभाव और विभाव। बस चैप्टर खत्म, इतनी ही चर्चा। अभी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, लेकिन जो टीका का विषय था वो सिर्फ इतना ही था। इसके आगे 3 पंक्तियां बहुत सुंदर आचार्य करें क्या, ये जो पूछ रही थी ना आंटी जी कि भैया ये सारी चर्चा से करना क्या है, इसकी लाभ क्या है, इसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे, 5 मिनट बाद करेंगे। देखिए अब जो बीच में प्रश्न उठा था अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये भी हमने बहुत सुने हैं शब्द तो बहुत सुने, समझ में कभी नहीं आए या आए भी कदाचित तो भूल गए। तो बहुत सरलता से मैं आपको बता देता हूं। जो द्रव्य पर्याय होती है ना, द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की द्रव्य पर्याय पड़ी थी ना, ये व्यंजन पर्याय होती है। द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन माने क्या? आप शब्दों को यदि सुनोगे ना और शब्दों से याद रखने की कोशिश करोगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप यदि परिभाषाएं सोचो कि आप रट लो या परिभाषाएं याद कर लो तो कभी नहीं होंगी। शब्दों से मैंने भी ऐसे परिभाषाएं कभी याद नहीं करी, लेकिन मैंने शब्द पकड़ लिए। कैसे? विस्तार माने ये विस्तार, तो मुझे हमेशा पता चल गया विस्तार 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 विस्तार। फिर सामान्य माने द्रव्य, तो विस्तार सामान्य द्रव्य, ऐसे मैंने पकड़ा। द्रव्य पर्याय होती है, द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन माने क्या? प्रदेशत्व गुण की पर्याय, बिल्कुल सही। लेकिन व्यंजन माने स्थूलता, व्यंजन माने मोटा मोटा बड़ा बड़ा आकार, व्यंजन माने आकार। अब आप बताओ, आप खुद ही विचार करो, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय 2 पर्याय आपके सामने हैं। कौन सी पर्यायों में स्थूल आकार होते हैं? द्रव्य पर्याय में। कैसे होते हैं? ये स्कंद दिख रहा है ना, स्थूल मोटा मोटा आपको, तो इसीलिए ये व्यंजन पर्याय है। अब समझ में आया? द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मैं मनुष्य दिख रहा हूं आपको, बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा 5 फीट 6 फीट का आकार दिख रहा है ना, स्थूल आकार, तो ये है व्यंजन पर्याय। ये कौन सा द्रव्य पर्याय है? कौन सा द्रव्य पर्याय है? असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो द्रव्य पर्याय को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब बची अर्थ पर्याय और बची गुण पर्याय। तो अर्थ पर्याय माने गुण पर्याय, गुण पर्याय माने अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है। और गुण पर्याय में आपको याद है अभी हमने षड्गुण हानि वृद्धि पढ़ी, तो सबसे सूक्ष्म होती है, तो सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो अर्थ पर्याय माने गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय माने व्यंजन पर्याय। पर्यायवाची शब्द बिल्कुल, गुण पर्याय लीजिए या अर्थ पर्याय लीजिए, पर्यायवाची है। व्यंजन पर्याय लीजिए या अर्थ पर्याय या द्रव्य पर्याय लीजिए, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इतना समझ में आया? अब आचार्य देव एक उदाहरण से समझाएंगे। इस सारे विषय को सिर्फ एक उदाहरण से आचार्य समझाएंगे। बताइए, स्वभाव मतलब पूर्ण परिणमन, शुद्ध परिणमन, जीव का केवल ज्ञान, जीव की सिद्ध अवस्था, शुद्ध है ना, पूर्ण है ना। और विभाव माने जीव का मति ज्ञान, जीव का श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब अपूर्ण अवस्थाएं। ये विभाव, राग द्वेष भी विभाव है। समझ में आया? अब आप देखो कितनी, अब ये अंदर से क्या निकला इसके? सम्यक दर्शन भी विभाव है, क्योंकि अपूर्ण है। समझ में आया? अब कहीं चर्चा चल रही हो और कहीं पंडित जी बोल रहे हो सम्यक दर्शन विभाव है, माने क्या समझना है? सम्यक दर्शन की अवस्था भी अपूर्ण अवस्था है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है ना सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में। और यहां तो स्वभाव गुण पर्याय की बात थी। तो समझ में आया? अपूर्णता की अपेक्षा से ये सारी पर्यायें कैसी हैं? विभाव हैं। समझ में आया? विभाव है। क्यों विभाव है? एक समय की पर्याय, तो सारी पर्यायें विभाव है। इसलिए कहा षड्गुण हानि वृद्धि जो है वो एकदम शुद्ध परिणमन होने से स्वभाव है। या सिद्ध अवस्था ले लीजिए आप, वहां भी वो स्वभाव। इसलिए तो गुरुदेव श्री बार बार कहते थे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए हमको, केवल ज्ञान नहीं चाहिए हमको, तीर्थंकर पना नहीं चाहिए हमको,
हमको तो एक कारण भाव जो है वो चाहिए, कारण परमात्मा है वो चाहिए। समझ में आया? इसीलिए समझ में आया। चलो अब एक उदाहरण देते हैं आचार्य, बहुत सरल उदाहरण है। उदाहरण के लिए आचार्य देव के पास एक रुमाल था, मतलब आचार्य देव के पास कहां से रुमाल आएगा, लेकिन उन्होंने एक रुमाल का उदाहरण दिया, मैं लेकर आया स्पेशली आज आपको समझाने के लिए। मतलब प्रवचन कम, क्लास ज्यादा लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, विषय आपको समझ में आना चाहिए। प्रवचन हो, कक्षा हो, विषय आपके यदि समझ आ रहा है तो वो सार्थक है, नहीं आ रहा है तो आप कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए। मैं बढ़िया लेकर आया हूं, नया धुला हुआ। आचार्य देव क्या समझा रहे हैं इससे? उन्होंने एक पट का उदाहरण दिया। पट माने वस्त्र होता है। एक उदाहरण से उन्होंने ये सारी चीजें घटा दी। मैं आपको घटा के दिखाता हूं। इसमें आपने कभी रुमाल बनते हुए देखा है? लेकिन आपको पता है ये ताने बाने से बनता है। ताना और बाना पता है आपको? ताना माने हाँ, एक आड़ा एक खड़ा। बस इससे आचार्य देव ने पूरे उदाहरण को समझाया है। देखिए, आप इस रुमाल को भी यदि सूक्ष्मता से देखोगे तो इसमें दिख रहे हैं खड़ी 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 खड़े धागे और टेढ़े टेढ़े थे। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये टेढ़े टेढ़े धागे माने विस्तार। बहुत बढ़िया। टेढ़े टेढ़े धागे मतलब विस्तार, और खड़े खड़े धागे आयत। समझ में आया? सरल है। अब सामान्य देखो, सामान्य समझना, विशेष समझना है। ये रुमाल आप जब दुकान पर खरीदने जाते हो तो आप रुमाल खरीदते हो या टेढ़ा टेढ़ा या खड़ा खड़ा खरीदते हो? रुमाल खरीदते हो ना। सामान्य, इतना सरल है। अब विशेष में दो चीजें लेना, याद रखना। तो क्या क्या लेना है? दो विशेष में दो चीजें, गुण और पर्याय। विशेष से दो चीजें थी, गुण और पर्याय। अब अच्छा, ये भी याद रखना, द्रव्य अपने गुणों से अलग नहीं होता है, गुण अपने द्रव्यों से अलग। इससे समझा रहा हूं कैसे। ये जो खड़ी और टेढ़े ऐसे धागे थे ना, इसमें सफेद रंग दिख रहा है आपको? ये गुण है, गुण है ना, वर्ण। अब इसके अलावा सफेदी कहीं और होगी क्या? अरे रुमाल की सफेदी के अलावा रुमाल की सफेदी कहीं और होगी क्या? नहीं होगी। उस धागे में जो रंग है, यदि आप क्रम से उसको लगाते जाओगे, मतलब उसको आप ऐसे 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 लगाओगे, तो वो जो धागे का रंग था वही रुमाल का रंग होगा, जो खड़े धागों का रंग था वही रुमाल का रंग होगा। तो हाँ, ये हो गए। ऐसे में आप देखोगे तो गुण हो गए, और ऐसे में देखोगे तो पर्याय हो गई। समझ में आया? तो गुण और पर्याय से अलग ये रुमाल कहीं है क्या? नहीं है। ये रुमाल अपने गुण और पर्याय में रहता है। अब आप चाहो इसे फाड़ो, फाड़ने के बाद भी क्या वो गुण और पर्यायों से अलग हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि धागे अलग हो जाएंगे तो वो धागा बचा, फिर तो वो रुमाल बचा ही नहीं। रुमाल नहीं बचा तो द्रव्य नहीं बचा, ऐसा है क्या? फिर वो धागा द्रव्य हो जाएगा। समझ में आया? बस। तो सबसे पहले विस्तार हुआ, फिर आयत हुआ, फिर सामान्य हुआ और विशेष। अब द्रव्य पर्याय घटाएंगे ना इसके ऊपर। तो द्रव्य पर्याय माने दो पर्याय थी, समान जाति और असमान जाति। समान जाति कैसी होती है द्रव्य पर्याय? मैं आपको बताता हूं। ये किसका बना हुआ है? अरे कपास का, रुई का। उद्गल छोड़ दो आप, रुई का बना है ये। अब इस रुई के रुमाल में यदि मैं रेशम का कपड़ा मिला दूं, समान जाति करना है ना, जाति दोनों पुद्गल है। अब मैं इस रुई के कपड़े में यदि रेशम, सिल्क वैसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, रेक्सीन का कपड़ा मिला दूं, तो ये समान जाति हो गई कि नहीं हो गई? अरे समान जाति हो गई ना भाई। तो ये द्रव्य पर्याय है, समान जाति द्रव्य पर्याय है। यदि इस कपास के कपड़े में मैं रेशम के कपड़े को मिलाकर एक नया रुमाल बना दूं, तो दो द्रव्य हो गए ना। दो द्रव्य की ये असमान जाति पर्याय। बिल्कुल सही, मेरी गलती हो गई। असमान जाति द्रव्य पर्याय है। कैसे? जैसे ये जीव और शरीर को मिला दिया ना, दो अलग अलग द्रव्यों को, वैसे ये असमान जाति पर्याय। अब समान जाति कैसे होती है? हाँ, दो पुद्गल। तो कॉटन में दूसरा कॉटन मिला के आप जब रुमाल बनाते हो तो वो समान जाति होती है। समझ में आया? द्रव्य पर्याय। अब बची क्या? द्रव्य पर्याय हो गई, सामान्य विशेष हो गया, आयत विस्तार हो गया। अब बचा क्या? गुण पर्याय। तो गुण के स्वभाव और विभाव दो। अब आप विचार करो, ये रुमाल है, इस रुमाल को मैंने घड़ी करा,
और घड़ी करके अपनी अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखने के बाद मैंने इसको 10 साल तक नहीं छुआ। कितने साल तक? 10। तो इसमें कुछ परिणमन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये होता है स्वभाव गुण पर्याय। स्वभाव से ही हो रहा है ना, कोई दूसरे पदार्थों का निमित्त है क्या इसमें? नहीं। अब इस रुमाल को आप समझिए मैं धूप में टांग दूं और 10 साल तक धूप में ही पड़ा रहे ये रुमाल, तो इस रुमाल में फिर से कुछ परिणमन होगा कि नहीं होगा? तो क्या कमजोर पड़ जाएगा, फट जाएगा, जल्दी से रंग उतर जाएगा, गंदा हो जाएगा, ये सारी चीजें हुई। यह विभाव पर्याय। तो स्वभाव माने स्वयं के आधार से जो परिणमन होता है वो स्वभाव पर्याय है। तो इस रुमाल को यदि आप अलमारी में बंद करके रख दो, पड़ा रहेगा। स्वयं के आधार से जो भी इसके अंदर परिणमन हो रहा है वो सब स्वभाव पर्याय। लेकिन यदि मैंने इसको गिरा दिया, इसको गंदा कर दिया, इसको धूप में डाल दिया, पर निमित्त की अपेक्षा से जो परिणमन हो रहा है वो क्या है? विभाव पर्याय है। ऐसे ही जीव में यदि स्वयं से जो परिणमन हो रहा है, मतलब ज्ञान, ज्ञान किसी का आधार है क्या? जीव में किसी के सहारे से होता है ज्ञान, वो स्वभाव परिणमन है। और यदि इंद्रियों की अपेक्षा उसमें लग गई, इंद्रियों का सहारा उसमें अभी हमें यूज करना पड़ रहा है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, ये सब क्या हो गया? विभाव पर्याय हो गई। समझ में आया? आचार्य देव ने एक ही रुमाल से पूरे उदाहरण को समझाया है, पूरे सिद्धांत को समझाया है। अब अंतिम की 3 पंक्ति भैया करे क्या? इतनी सारी चर्चा समझ में आई? अच्छा, सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? बहुत अच्छी बात है। अब आप निकालिए गाथा की अंतिम 3 पंक्ति। टीका देखिए, टीका 2 पेज की, 3 पेज की टीका है। पेज नंबर मेरे जो जयपुर से छपा ग्रंथ है उसमें 181 नंबर है, और ये हाँ, ये लाल वाला जो है इसमें 162। अंतिम 3 पंक्ति, गाथा 93, टीका की अंतिम 3 पंक्तियां। हाँ, बस ये देखिए आप, अंतिम एयम ही सर्व पदार्था नाम, संस्कृत में देखिए, एयम ही सर्व पदार्थ। ये टीका चालू हो गई ना, जहां ये टीका चल रही है पूरी, बराबर 166 पेज, 166। चलिए अब सुनिए, अब सुनिए 166। जिनके पास वो लाल छपाई वाला ग्रंथ है वो 166, और 166 पे 5वीं लाइन, और जिनके पास ये जयपुर से छपा हुआ है वो है 181। चलिए, इयम ही सर्व पदार्थ। चलिए अब देखिए, अब करे क्या? ये सारी चर्चा होने के बाद सार क्या है भाई? यही बात है, घंटे भर चर्चा हो गई, हम घर क्या लेकर जाएंगे? रुमाल लेकर जाएंगे क्या घर? तो रुमाल भी लेकर जाना, मतलब वो ये उदाहरण आप घर लेकर जाना, जिससे अब आप जब भी माता बहने कपड़े घड़ी करें तो उन्हें ये बातें याद आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आप जब कपड़े घड़ी करो ना तो ये बातें याद आनी चाहिए। जब आप, भैया आप लोग भी ये रुमाल पे घटाया, आप पैसों पे घटा लो, वो नोट पे घटा लो, नोट पे भी सेम घटेगा। तो ये बातें याद रहनी चाहिए। जब भी आप कोई पदार्थ छुओ, उठाओ, धरो, रखो, तो ये सारी चर्चा आपके दिमाग में फिर से घूमना चाहिए। एक तो ये सार है इस चर्चा का। दूसरी चर्चा का सार ये बता रहे हैं, देखिए आचार्य अमृतचंद्र अपनी टीका की अंतिम 3 पंक्तियां लिखते हैं, कहते हैं, इयम ही सर्व पदार्था नाम द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव प्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी न पुनरितरा। क्या कह रहे हैं? ये जो सर्व पदार्थों को बताने वाली द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव का प्रकाशन करने वाली पारमेश्वरी व्यवस्था है। ये जो द्रव्य गुण पर्याय की अभी हमने चर्चा की है ना, ये कैसी चर्चा है? पहली बात तो ये स्वभाव चर्चा है। स्वभाव मतलब सही चर्चा है, सम्यक चर्चा। उत्थानिका में पढ़ा था ना, सम्यक द्रव्य पर्याय, ये सम्यक चर्चा है। ये किसने बनाई है ये व्यवस्था? पारमेश्वरी व्यवस्था है ये। पारमेश्वरी मतलब
पारमेश्वरी मतलब होता है परमेश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था। पारमेश्वरी व्यवस्था है ना, मतलब परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर द्वारा जानी गई या परमेश्वर द्वारा बताई गई व्यवस्था, सर्वज्ञ द्वारा कही गई व्यवस्था है। तो सर्वज्ञ में आपको शंका नहीं है ना, तो सर्वज्ञ की व्यवस्था में भी शंका नहीं होनी चाहिए। भाई मम्मी के ऊपर आपको शंका नहीं है, अपनी माता के ऊपर यदि शंका नहीं है तो माता ने आपके लिए जो भी व्यवस्था बनाई है, आपके जीवन के लिए, आपके रहने के लिए, आपकी सुविधाएं जितनी बनाई हैं, उसमें आपको शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ये है। तो ये व्यवस्था आप और हमारी घर की व्यवस्था नहीं है। पहले दिन कल तो मैंने यही कहा था आप और हमारे घर की ही व्यवस्था है, लेकिन ये हमारे घर में नहीं बनाई गई, मैंने नहीं लिखा, ये अपने घर पे बैठ के मैं लिख दूं, ये पारमेश्वरी व्यवस्था है। समझ में आया? कितनी महान व्यवस्था की हमने चर्चा की है। ये चर्चा इतनी हल्की चर्चा नहीं है। देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, साधी असी। साधी असी माने संपूर्ण है, पूर्ण है, सबसे सुंदर है। साधी असी मतलब अत्यंत सुंदर व्यवस्था। ये व्यवस्था भी अत्यंत सुंदर है। न पुनरितरा, इसके अलावा कोई व्यवस्था इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित नहीं है। अब इतनी अच्छी व्यवस्था होने पर भी पूरा सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ समझना था उस व्यवस्था को। समझे तो नहीं, उसमें करने धरने लगे। तो आचार्य देव अब कह रहे हैं यतो ही बहवः अपि, इतनी अच्छी व्यवस्था होने पर भी बहुत से जीव, बहुत से प्राणी क्या करते हैं, पर्याय मात्रम एव अवलंब्य। इतनी सुंदर व्यवस्था होने पर भी उस व्यवस्था को समझते तो नहीं है, लेकिन पर्याय मात्र का अवलंबन करते हैं। पर्याय में मतलब द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, पर्यायों में लगे रहते हैं, पर्यायों के सहारे से रहते हैं। क्या दिक्कत है भैया पर्यायों के सहारे से रहने में? ये है दिक्कत। तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मोहम उपगच्छन्तः। पर्यायों में रहने से तत्वों के प्रति अप्रतिपत्ति होती है। अप्रतिपत्ति माने अज्ञान होता है। तत्वों के प्रति आपका गलत ज्ञान होता रहता है। क्यों होता है ऐसा? आप विचार करें, यदि आप पर्यायों में लगे हैं, पर्यायों में लगे हैं माने द्रव्य पर्याय में लगे हैं। द्रव्य पर्याय अपनी मतलब असमान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय मतलब मनुष्य की पर्याय में आप लगे हुए हैं। आपको जो अवस्था मिल रही है आप उसी में रच गए, उसी में पच गए। उससे क्या होगा? तत्व का अज्ञान होगा, तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और नहीं हुई तत्व की प्राप्ति तो क्या होगा? मोहम उपगच्छन्तः, मोह बना रहेगा, मोह का नाश नहीं होगा। और इसीलिए आचार्य देव ने अंतिम शब्द क्या रखा था? पर समया, पज्जय मूढ़ाहि पर समया, पर समया भवंती। इसीलिए आप पर समय कहलाओगे। पर समय मतलब जो पर्यायों में लीन है। पर्यायों में लीन है मतलब अब आप समझना, ये आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। पर्याय मतलब कौन सी पर्याय? द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। द्रव्य में कौन सी पर्याय? समान जाति तो हो नहीं सकती, ये तो स्कंध है। असमान जाति पर्याय में लीन होना, असमान जाति पर्याय में ही लगे रहना 24 घंटे, ये सब क्या है? मिथ्यात्व है, पर समय है, विभाव है। सारी बातें आप इसमें लगाए। ऐसी गुण पर्याय में, विभाव गुण पर्यायों में लगे रहना, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में लगे रहना, उसके आधार से अपनी गणना करना, अपने आप को मानना, और सम्यक दर्शन से अपने आप को मानना, सम्यक ज्ञान से अपनी सत्ता के, मैं तो सम्यक दृष्टि, मैं तो सम्यक ज्ञानी, मैं तो सम्यक चारित्री, सब विभाव पर्याय हैं। समझ में आया? तो इनसे अपनी गणना करना, अपनी कल्पना करना गलत है। इससे मिथ्यात्व ही होगा, सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि पर समय रहेगा। तो अब एक बहुत सरल सा प्रश्न आगे उठता है कि आचार्य देव पर समय हो गया, आपने हमारी गलती बता दी, हम पर्यायों में लीन रहते हैं, पर समय हो गए, तो फिर स्व समय कौन होते हैं? तब आगे की जो चर्चा आएगी वो स्व समय के ऊपर चर्चा
आएगी। तो आपको सारी बातें आज की समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो तो आप बाद में आराम से पूछना। अभी बहुत समय हो गया है, आप लोगों ने बहुत शांति से सुना, बहुत अच्छा लगा। अब कल प्रवचन नहीं होंगे,